पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काला चौक गांव के एक पुराने खंडहर के अंदर दो नकाबपोश एक बूढ़े व्यक्ति की बड़ी ही बेदर्दी से गर्दन काट देते हैं। इधर मुंबई शहर में नताशा को बार बार एक भयानक सपना आता है। नताशा का विवाह उसके ही बॉयफ्रेंड आर्यन से तय हो गया है। नताशा को उस रात फिर भयानक सपना आता है। अब आगे नताशा बार बार सपने में उस भयानक दिखने वाले शख्स के बारे में सोचकर कांप जा रही थी। तभी नताशा की मां शारदा उसके कमरे में आ पहुंची। नताशा के माथे पर पसीने की बूंदें देखकर वो चिंतित अवस्था में बोली, क्या हुआ नताशा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे रूम में एसी फुल पर चल रहा है, रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा है, फिर ये तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें कैसे टपक रही हैं? नताशा अपनी मां शारदा को डरी हुई आंखों से देखती हुई बोली, माँ, इससे पहले मुझे सपने में केवल गहरा अंधेरा दिखाई देता था, मगर आज मुझे कुछ और भी दिखाई दिया। आज ऐसा क्या दिखाई दिया कि तुम्हारी आंखों में खौफ झलक रहा है? आज मुझे सपने में हवेली के गहरे अंधेरे में एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसके बाहर मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैं जैसे ही दरवाजे के बाहर गई तो मैंने अपने आप को एक जंगल में पाया। अचानक मेरा पेट फूलकर बड़ा हो गया। तभी झाड़ियों से एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला शख्स मेरे सामने आ गया और उसने अपने भेड़िए जैसे पंजे मेरे पेट में गाड़ दिए और अचानक मेरी आंख खुल गई। नताशा की बात सुनकर शारदा कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए नताशा से बोली, नताशा, तुमसे कितनी बार कहा है कि हॉलीवुड की हॉरर मूवीज कम देखा करो, अब सो जाओ। इतना बोलकर शारदा नताशा के रूम से बाहर चली गई। मगर नताशा ने पूरी रात सपने के बारे में सोचते हुए जागकर ही गुजार दी। अगली सुबह नताशा कॉलेज चली गई। कॉलेज में जाते ही पूजा और एंडी नताशा को छेड़ने लगे, क्योंकि आर्यन ने पूजा और एंडी को अपने और नताशा की शादी के बारे में बता दिया था। पूजा आर्यन की ओर देखकर बोली, शादी के बाद तुम कहाँ रहोगे? क्या मतलब कहाँ रहोगे? क्योंकि हमारी जब तुमसे फ्रेंडशिप हुई थी तब तुमने अपने गांव का बड़ा ही अजीब नाम बताया था। क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, काला चौक गाँव। ये क्या नताशा, शादी के बाद तुम काला पीला नीला गांव में रहोगी? नहीं, मैं नताशा के साथ मुंबई में ही रहूंगा, लेकिन शुरुआती दिनों में मुझे नताशा के साथ 1-2 साल के लिए काला चौक गांव में ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर नताशा बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये नताशा कि हमारे खानदान की एक परंपरा है। हमारे खानदान में जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी पत्नी माँ बनने तक हमारे गाँव में ही रहती है। माँ बनने के बाद फिर वो अपने पति के साथ कहीं भी जा सकती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मेरा गांव बहुत पसंद आएगा। काला चौक सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर गांव है। और हाँ, गांव में हमारी बहुत बड़ी और आलीशान हवेली भी है। फिर तो मजा आएगा। शादी के कुछ दिनों बाद मैं और एंडी वहाँ पर जरूर जाएंगे। पूजा की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। समय ऐसे ही बीतता रहा। नताशा को भी अब डरावने सपने आने बंद हो गए थे। कुछ दिनों बाद आर्यन और नताशा की धूमधाम से शादी हो गई। नताशा आर्यन की पत्नी बनकर काला चौक में बनी उसकी हवेली में आ गई। नताशा हवेली को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। आर्यन की हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी। शादी की अगली सुबह नताशा की जेठानी कोमल चाय लेकर नताशा के रूम में आ पहुंची और मुस्कुराते हुए नताशा से बोली, हमारी देवरानी को कैसी लगी ये बड़ी सी हवेली? अपनी भाभी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। भाभी, ये हवेली कम, भूल भुलैया ज्यादा लगता है। सच कहूँ नताशा, जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी
तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। इतना बोलकर कोमल नताशा के रूम से बाहर चली गई। कोमल के कमरे से बाहर जाते ही आर्यन नताशा से बोला, देखो नताशा, ये पूरा गांव हमारा है। तुम्हारी जहां मर्जी हो तुम घूमने के लिए जा सकती हो। हमारी हवेली में नौकर चाकर सभी है। तुम्हें किचन में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी खाने को मन करे नौकर को बोल देना। मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, रात तक लौट आऊंगा। इतना बोलकर आर्यन कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद नताशा तैयार होकर हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंची ही थी कि तभी उसके कदम अचानक दरवाजे पर ही रुक गए। नताशा ने देखा कि हवेली के बाहर गार्डन में आर्यन के पिता हुकुम सिंह और उसके जेठ अनुराग ठाकुर खड़े हुए थे और उनके सामने कुछ गांव वाले सर झुकाए हुए खड़े हुए थे। तभी वहां पर नताशा की जेठानी कोमल आ पहुंची। नताशा कोमल को सवालिया नजरों से देखने लगी। कोमल मुस्कुराते हुए नताशा, हमारे परिवार का इस गांव में बहुत दबदबा है। जरूर ये गांव वाले कोई समस्या लेकर आए होंगे। चलो सुनते हैं। नताशा और कोमल गांव वालों की बातचीत सुनने लगी। एक गांव वाला हुकुम सिंह से बोला, कुछ दिन पहले बलिया का पिता सुखिया रात के समय अपने खेत में गया था, मगर वो उस रात से अपने घर वापस नहीं आया। आखिर काला चौक गांव के लोग कब तक ऐसे लापता होते रहेंगे। गांव वाले की बात सुनकर आर्यन के पिता हुकुम सिंह उसे बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, अब हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम सुखिया का पता लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव वाला डरते हुए हुकुम सिंह की ओर देखकर बोला, हुकुम, गांव में दबी दबी जुबान में बातें हो रही है कि कहीं सुखिया उस खंडहर। गांव वाले ने इतना कहा ही था कि तभी वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में एक अजीब सा भय झलकने लगा। हुकुम सिंह डरे हुए अंदाज में सुखिया की ओर देखकर बोला, इसके आगे एक शब्द मत बोलना। तुम जानते हो कि हमारे गांव में उस खंडहर का नाम लेना भी अपशगुन माना जाता है। तुम सब अपने घर जाओ, सुखिया का पता लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। हुकुम सिंह ने इतना कहा ही था कि वहां मौजूद गांव वाले धीरे धीरे करके वहां से चले गए। हुकुम सिंह अपने बेटे अनुराग ठाकुर के साथ हवेली के अंदर चला गया। नताशा, जो कि उन सब की बातें बहुत गौर से सुन रही थी, उसका अब गांव में घूमने का मन बदल चुका था। वो अपनी जेठानी कोमल से बोली, ये सब क्या है भाभी? तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। इतना कहकर कोमल वहां से चली गई। नताशा धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे में आ पहुंची और आंख बंद कर गहरी सोच में डूब गई। नताशा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नताशा सुबह से लेकर रात तक सोती रही। करीब आधी रात के वक्त नताशा की आंख एक अजीब सी आवाज से अचानक खुल गई। नताशा तुरंत उठकर बैठ गई। ये कैसी आवाज थी? अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई। तभी नताशा की नजर दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर पड़ी। नताशा समय देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ी, क्योंकि घड़ी उस समय रात के 2 बजा रही थी। नताशा बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, रात के 2 बज गए, आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया? नताशा ने इतना कहा ही था कि तभी नताशा के कानों में फिर वही अजीब सी आवाज टकराने लगी। नताशा उस आवाज को गौर से सुनने लगी। नताशा के मन में उस आवाज की सच्चाई जानने की उत्सुकता जाग उठी। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल गई और आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगी। रात के समय हवेली में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही देर में नताशा हवेली के अंदर एक कमरे के सामने खड़ी हुई थी। वो आवाजें उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मगर अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी नताशा की नजर दीवार पर टंगी हुई जलती हुई लालटेन पर पड़ी।
नताशा ने तुरंत उस जलती हुई लालटेन को दीवार से उतार दिया। ना जाने क्यों नताशा का दिल किसी अनहोनी आशंका से तेज रफ्तार से धड़कने लगा। नताशा ना चाहते हुए भी लालटेन को लेकर उस कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड़े हुए मांस की दुर्गंध नताशा की नाक में टकराई। ये कैसी दुर्गंध है? वो आवाज अभी भी नताशा के कानों में टकरा रही थी। नताशा धीरे धीरे कदमों से अंधेरे की गहराइयों को लालटेन की रोशनी के द्वारा पार करते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे नताशा आगे बढ़ती जा रही थी उसके मन में एक अजीब सा डर समाता जा रहा था। वो आवाजें और तेज होती जा रही थी। नताशा काफी देर तक आगे की ओर चलती रही मगर वो अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक स्थान पर नताशा के कदम रुक गए मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला मानव आकृति का विचित्र राक्षस नुमा प्राणी फर्श पर पड़े हुए इंसानी मांस को कच्चा चबा रहा था। वो आवाजें उसके मांस चबाने की ही थी। नताशा ने देखा कि फर्श पर इंसानी अंग कटे हुए बिखरे पड़े थे और फर्श पर खून ही खून बह रहा था। तभी वो भयानक दिखने वाला प्राणी अपनी लाल आंखों से नताशा की ओर घूरने लगा। नताशा पलटकर भागने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नताशा ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे जिनका चेहरा इस समय राक्षस की तरह था। तभी वो भयानक दिखने वाला राक्षस नुमा प्राणी बड़ी रफ्तार से नताशा के पास आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या नताशा जो देख रही है वो उसका वहम है या हकीकत? आखिर काला चौक गांव में कब से लोग गायब हो रहे हैं? आखिर उस खंडहर का क्या रहस्य है? इन सभी बने रहिए इसके अगले नेक्स्ट एपिसोड तक। गहरा अंधेरा पार्ट 3।